हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम दोस्तों 2018 में जो पेपर आया था हिस्ट्री का वो करने वाले हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 100 क्वेश्चन आने लग गए थे। इससे पहले 2 पेपर आते थे, एक 50 क्वेश्चन का और एक 75 का। तो ये 2018 में फ़र्स्ट पेपर आया था जो सीधा ही 100 मार्क्स का कर दिया गया था और फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का। तो देखते हैं इसके 100 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें ये विचार दिए गए हैं कि किसने कौन सी परिभाषा दी है इतिहास के विषय में। जो जीपी गूच की दी हुई है वो है, इतिहास वास्तव में इतिहास का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना और भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। तो ये रेनियर की है, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। हेनरी पिरेन की जो नीचे दी गई है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। वॉल्स की दी गई है, या तो मैं यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है, अथवा इतिहास अव्यवस्थित या संगठित घटनाओं का संयोग है, जिसमें तो न तो कोई स्वर है न तर्क है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको मेन चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे इसमें उपलब्धियाँ आया है, तो ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको कोट करने होते हैं, लेकिन याद रखना होता है कि ये ऐसे रिलेट कर ले सकते हैं इनको। हेनरी पिरेन उपलब्धि की बात करता है। वॉल्स जैसे है जो संयोग घटनाओं वगैरह वर्ड जिसमें आया हुआ है, जैसे कि और भावी पीढ़ी वगैरह वर्ड, यानी कि ये अलग अलग चीज़ें, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसने क्या कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है और हर बार हिस्टोरियोग्राफी के कई क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा क्या बनता है। सेकंड देखिए, बुक्स दी गई हैं, इनमें से देखना है कि कौन सी बुक किसकी है और कौन सी जो नहीं है, वो नहीं वाली हमें देखनी है कि किसकी है और किसकी नहीं है। तो एस के जो ये मोती हैं, यानी कि सचिंद्रा कुमार मैती जो है, इनकी है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड के ऊपर है। आर के मुखर्जी की है हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, और आर.सी. मजूमदार की है हिंदू कॉलोनीज इन द फॉरेस्ट, ये भी सही है। टी महालिंगम ये गलत दिया गया है। ये दो पांड्या किंग जो बुक है, ये है दोस्तों के नीलकंठ शास्त्री की है ये, तो आप याद रखिए इसको। पांड्या किंग नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने दक्षिण भारत के ऊपर काम किया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक जो स्थल है बड़े प्रमाण में लघु उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ से क्या मिले हैं, लघु जो उपकरण मिले हैं, तो ये है आदमगढ़, इसका राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं, तो ये सभी होती हैं मानव रूपी आकृतियाँ, मत्स्य भाला, चपटे, पूरा कुठार, एंट्री छुरी, यानी कि ये 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था और जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। तो 2 स्थल में हमें चूज़ करने हैं। तो ये थे धोलावीरा, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन 2017 के अंदर, और ये मोहनजोदड़ो, ये दोनों हैं, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि मोहनजोदड़ो से स्नानगार मिला है, धोलावीरा से एक प्रकार का पानी की व्यवस्था के लिए, यानी कि कोई कुछ ऐसा मिला है जिसमें कि बारिश का पानी इकट्ठा होता था, कुछ इस टाइप से। मैं दोस्तों जल्दबाजी में क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप सभी सही से देखते भी नहीं हैं। तो ऋग्वेद में इनमें से किन जनों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य, इन सभी का मिलता है। 4 इसका राइट आंसर है। वैदिक युग में जो राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था ये पुरोहित था, और ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये वैदिक युग की बात कर रहा है, इसमें पुरोहित होता है राजा के बाद, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात आएगी वहाँ पे सेनानी हो जाएगा सेकंड पे, राजा के बाद सेनानी आएगा, लेकिन यहाँ पे पुरोहित रहेगा। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे भी आया एग्ज़ाम के अंदर, और ये भी याद रखिए, जो ये गोविकर्तन जो यहाँ पे किया गया है, ये होता था हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन वैदिक एज, यानी कि फॉरेस्ट का होता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉरेस्ट से संबंधित था। ये इंग्लिश के, आप अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहे क्वेश्चंस को, तो वो मैंने साथ में इसीलिए दिए हैं। 8 देखिए,
इनको क्या करना है, उपनिषदकालीन जो राजा हैं और उनके राज्य हैं, इनको हमें आपस में ये जो प्रवाहन जैवलिन है, ये पांचाल के थे, विदेह के जनक के अशोकपति और अजातशत्रु जो हैं, अजातशत्रु इसमें मिसमैच है, यानी कि जो काशी के अजातशत्रु यहाँ पे आएगा, काशी के अजातशत्रु, तो ये काशी के हैं, काशी के अजातशत्रु। और ये ब्रह्म ज्ञानी थे, तीनों चारों जो भी थे, यानी कि ब्रह्म ज्ञान इनको मिला हुआ था। सॉरी दोस्तों। 9 देखिए, दिगंबर और श्वेतंबर संप्रदायों के मध्य जो मुख्य विवाद निम्न में से किन पर जोर देने के कारण था। दोस्तों, दोनों ये जो संप्रदाय हैं, ये अनुशासन और कठोरता के ऊपर विशेष बल इनमें दिगंबर देता है और श्वेतांबर के अंदर इतना कठोर अनुशासन नहीं है। तो इन दोनों के मध्य यही विवाद का मुख्य कारण था, अनुशासन और कठोर जीवन। और इसके अंदर क्या है, सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो जो ये लोरिया नंदगढ़ दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे वृषभ यानी कि बैल नहीं आएगा। रामपुरवा में सिंह आएगा, सांची में भी सिंह है, 4 सिंह है दोस्तों। संकिसा गज है, रामपुरवा सिंह दिया गया है। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद देखिए दोस्तों, क्योंकि रामपुरवा में मुझे वृषभ लग रहा है, यानी कि बैल लग रहा है। एक बार आप इसको खुद देखना, मैंने इसको देखा नहीं अच्छे से, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। आप खुद इसको ट्राई कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। 11 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व संदेशपद माना जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि कई जगह पे कौटिल्य का जिक्र नहीं मिलता चंद्रगुप्त के साथ। जैसे कि कौटिल्य भी खुद चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र नहीं करता है अर्थशास्त्र के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पतंजलि जो है, जिसका महाभाष्य, वह भी कौटिल्य का उल्लेख नहीं करता, यद्यपि वह चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख करता है और मौर्य का भी उल्लेख पतंजलि करता है। चंद्रगुप्त की जो राजसभा में सैल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज जो आया था, वह भी कौटिल्य के बारे में नहीं बताया, यानी कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया। तो ये दोनों चीज़ें सही दी गई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको इसको अच्छे से याद करना है। निम्न संस्कारों में से कौन से बच्चे के जन्म से पूर्व संपादित होते थे। तो ये थे A, B और C, यानी गर्भदान, पुष्पन और सिमतोनयन। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र शयान को पत्नियां, यानी कि समुद्र में, यानी कि समुद्र पार जाना, उसको पत्नियां कर्म कहा गया है। तो ये कहा गया है बोधायन में। शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता है। छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्कर, बोधि वृक्ष, चारों हैं ये। शुंग कला के बारे में बात हुई थी यहाँ पे। सातवाहन जो अभिलेख हैं, उन भूमिदान के प्रतिगृहीता को जो मिलने वाले अधिकार हैं, तो उनमें से इसमें कौन सा नहीं है, यानी कि सेना का प्रवेश पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही है। राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। राज कर्मचारियों द्वारा लवन के खनन पर प्रतिबंध, वशिष्ठी पर प्रतिबंध, ये नहीं है। वशिष्ठी वहाँ पर ली जाती थी उन ग्रामों से भी जो भूमिदान में दिए जाते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यही इसका आंसर है। इनमें से किसने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित किया, यानी कि शिव की प्रतिमा को सिक्कों पर अंकित करवाया। तो ये हर्ष भी था, शशांक भी था, वासुदेव भी था, विमकट विशेष भी था, तो चारों थे ये। इनको आपस में जो यानी कि जोड़ना है, अभिलेख का जो स्थान है और अभिलेख का जो प्रचलन करता है। जो जोगढ़ है दोस्तों, ये कुमारगुप्त का है अभिलेख, और जो जूनागढ़ हमें पता है कि रुद्रदामन का है। और मंदसौर जो है, जो महरौली जो चंद्र का है, और जो मंदसौर हो जाएगा वो अशोक का हो जाएगा। तो बी का 2 देख लेते हैं, यानी कि इसमें जो राइट आंसर इसका बन रहा है डी का, यानी कि सी का जो 1 है, सी का 1 तो 2 में दिया गया है। जूनागढ़ यानी कि ए का 3 और सी का 1, ए का 3 1। दोस्तों इसमें भी थोड़ा डाउट है क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आंसर लगाए हैं वो मेरे हिसाब से ऐसे रहेंगे। आप खुद इसको क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 18 देखिए, 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि
इस देश में कोई भी सम्भ्राती व्यक्ति मांसाहार नहीं करता। तो ये बिल्कुल सही दिया है। जो फाहियान आया था 5वीं शताब्दी के अंदर। और अशोक के बारे में, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया। तो बिल्कुल सही है। और व्याख्या बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों सही हैं और व्याख्या सही नहीं है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। निम्न में से गुप्त और गुप्तोत्तर काल में क्या है, बंगाल के भूमि बापों के नाम हैं। सबसे बड़ा से सबसे छोटे के क्रम में इनको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा पाटक 1 पर, फिर आएगा कुलवाप, द्रोणवाप, यानी कि 1, 2 और 3। CA 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 देखिए, किस अभिलेखों किन के अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है, तो गढ़वालों के अभिलेखों में मिलता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होते हैं? तो ये आर्यभट्ट था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी ये 4 दिए गए हैं, यानी कि ब्रह्मगुप्त, ये वारमहीन की आपको बुक्स का पता होना चाहिए, इन्होंने कौन सी व्याख्या की, विज्ञान का कौन सा सिद्धांत दिया। हर बार ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की दूरी, पाई का मान, तो ये चीज़ें हर बार आ रही हैं। जब तक मैंने जो लास्ट पेपर देखे, सब के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान से करिए इन चीज़ों को। और इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे कौन बड़े तमिल संत थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और C, जो अप्पर सुंदरमूर्ति और ये क्वाकसागर जो हैं, राइट आंसर रहेगा। 23 देखिए, राष्ट्रकूटों के विषय में से कौन सा वक्तव्य जो गलत दिया गया है? तो इंद्र III ने प्रतिहार राजा महिपाल 1 को पराजित किया। कृष्ण III ने तकोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया। ये बिल्कुल सही है और ये 3rd गलत दिया गया है। अलोरा में कृष्ण II के आदेश से कैलाश मंदिर, यानी कि यह कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, ना कि सेकंड ने, तो ये गलत हो जा रहा है। कवि राजमार्ग का जो लेखक था नृपतुंग था। तो दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आगे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 से 15 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, जो ऐसे ही क्वेश्चंस के अंदर से आते हैं और हम इनको नहीं करके जाते और हमें लगता है कि ये नए आए हैं। जो चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था, तो ये ग्राम सभा वसूल करती थी लगान को। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम रखिए। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा दुर्लभवर्धन फर्स्ट पे आएगा, और चंद्रपीठ जो है सेकंड पे आएगा, और ये ललितादित्य आएगा 3rd पे, 4th पे आएगा अवंतीवर्मन। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो क्रम लगाना है दोस्तों, जो बुक्स का है, तो सबसे पहले जो ये आएगी विक्रमार्जुन विजय जो आएगी, ये आएगी 3rd पे, यानी नहीं 1st पे आएगी दोस्तों ये। और 2nd पे जो आएगी मिताक्षरा आएगी विज्ञानेश्वर की, और 3rd पे जो आएगी वो आएगी मानसोलास। और चतुरंग जो ये चिंतामणि वाला है, ये आएगा 4th पे। तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 3। ये 3 इसका राइट आंसर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3rd CABD। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है, और ये जो शिल्प शास्त्र के ऊपर है, मानसोलास जो लिखा गया है, शिल्प शास्त्र के ऊपर है। इसमें सोना खनन और सोमेश्वर 2nd के टाइम में, ये सोमेश्वर 3rd के टाइम में लिखी गई थी। ये सोमेश्वर 3rd जो था विक्रम 6th का ये पुत्र था। और जो ये विक्रमार्जुनियम लिखी गई है, ये विक्रम 6th के टाइम में लिखी गई है। तो ये आपको अच्छे से इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 27। किनका अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है? यथा लॉर्ड संधि विग्रही कोई विशेष अधिकारी था। तो ये किनके अभिलेखों में इसका पता चलता है? तो ये पता चलता है कल्याणी के, यानी कल्याण के चालुक्यों के अभिलेखों के अंदर। इन राजाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4D पहले आएगा, क्योंकि प्रतिहार बोझ का जो टाइम पीरियड है 836 से
885 है, तो ये फर्स्ट पे आ जाएंगे। और इसके बाद जो आएंगे कलचुरी कर्ण, इनका जो पीरियड है 1041 है, तो ये सेकंड पे। और थर्ड पे जो आएंगे वो आएंगे गोविंद चंद्र गहड़वाल, और इनका जो टाइम पीरियड है ये है जयचंद से पहले आए थे। और इनमें जो सबसे लास्ट में आएंगे वो आएंगे चंदेल, ये परमारधी, ये आएंगे 1203 के आसपास थे ये, क्योंकि ऐबक साथ इनकी लड़ाई होती है और उसमें ये कलिंजर दुर्ग में ये हार जाते हैं। और जो आला उदल है मेरे, वो इनसे ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसमें मंदिर हमें देखने हैं कौन सा किससे मैच हो रहा है कि किसने बनवाया है। तो 29 देखिए, जो ए का है वो है 1, बी का जो है 4 दिया गया है, और सी का दिया गया है 3, और डी का दिया गया है विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी का। ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से। और ये ग्रंथ है जैन ग्रंथ, और इनके लेखक दिए गए हैं, इनको भी काफ़ी अच्छे से आपने देखना है। इसका 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि ए का 4 और बी का 2, सी का 1, डी का 3। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ताकि टाइम ना लगे, मैं जल्दी करवा रहा हूँ इनको। गोल की मट के विषय में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो सही दिए गए हैं वो है, यह डाहल मंडल में स्थित था, यह एक शैव मठ था, इसके रखरखाव में कलचुरी युवराज ने ग्रामों को दान दिया था, सद्भाव शंभु मठ के महत्व थे। तो ये 4 इसका राइट आंसर है। और 32 देखिए, पूर्व मध्यकाल में जो घंटी यंत्र का उपयोग होता था, ये कूपों द्वारा सिंचाई हेतु इसको बोलते थे घंटी यंत्र। और ये जयवर्मन जो सेकंड ने कुंभ में देवराज संप्रदाय की स्थापना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके द्वारा वह कुंभ को स्वतंत्र रखना चाहता था, ये भी यहाँ सही दिया गया है। लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, और व्याख्या सही नहीं है बस इसके अंदर, क्योंकि ये कारण सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अरब यात्री जो इस्तकरी, इसके बारे में क्या सही नहीं है? वह खुरासान में करक का निवासी था, काफ़ी सही दिया गया है ये। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा इसमें, ये करक का नहीं था। इसने 951 में भारत यात्रा की, उसने किताब उस अकलीम और मसालिक व ममलिक लिखा। कहा जाता है कि उसने विश्व का मानचित्र बनाया था, ये काफ़ी सही दिया गया है। और ये इसका राइट आंसर रहेगा, यही गलत है इसके अंदर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये फैक्ट दिए गए हैं, बुक्स का नाम है, कई बार रिपीट होते हैं बुक्स के नेम। लिंक्स में जो कौन से वक्तव्य जो सही दिए गए हैं वो हमें देखने हैं इसके अंदर। तो सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे काकी का, नागौरी का और जकारिया का सम्मान व्यक्त करता था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल सही है। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था, और उसकी नीति रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। ये गलत दिया गया है इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि वो ऐसा कोई भी आयोजन नहीं करता था और रूढ़िवादी उसके ऊपर प्रभाव नहीं था किसी भी उलेमा का। रजिया का अपना उत्तराधिकारी नामित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये याद रखिए आप। उलेमाओं की उसने कोई राय नहीं ली थी, यानी कि उसने खुद ने ही ये निर्णय लिया था अपनी बेटी को राजा यानी कि रानी बनाने का। पवित्र व्यक्ति का जीवन ताने के कारण उससे सूफियों का सौहार्द हासिल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, जिसने उससे पूरा फ़ायदा उसने उठाया। जैसे कि फ़ायदा उठाने का मतलब उसने अपनी बेटी को यानी कि रानी बना दिया था। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। ACD इसका राइट आंसर है, B गलत है। अमीर खुसरो की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? ये गुनायन उन मुनहा जो दी गई है ये इसकी नहीं है। बाकी ईरानुसुदैन जो बुगरा खान और उसके बेटे के बीच वार्तालाप है इसके अंदर मिलता है। नूसिपेहार इसके अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी और जो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनके बारे में इसके अंदर है। इजाज़ खुसरवी, ये तीनों उनकी रचनाएं हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कई रचनाएं दोस्तों, वो सारी आपने पढ़ के जानी है पेपर के टाइम पे। महाभारत के फ़ारसी के अनुवाद के लिए मुल्ला जो अहमद हैं कश्मीर के, तो सुल्तानों में से किसने अधिकृत उनको किया था? सुल्तान जैनुलआबदीन थे जिन्होंने इनको बुलाया था। ये मुल्ला अहमद अपना नाम याद रखना है। जैन कलसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी इनमें से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? तो ये थी मालवा और जौनपुर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, मालवा और जौनपुर को लेकर जैन कलसूत्र जो है इसके बारे में, जो चित्रकारी के बारे में क्वेश्चन है।
39 देखिए, बर्नी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था कि जैसे कि मैं निम्न कुल में उत्पन्न लोगों से, मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बर्नी से निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र, यानी कि बर्नी कहता है कि मैंने उस संगीतकार के एक पुत्र नज़मा नाम याद रखिए, को इस हद तक बढ़ावा देते देखा है कि वह बहुत सारे मलिकों से ऊंचे पदों पर पहुंचा। यानी कि नज़मा जो था ऊंचे पद पर पहुंचता है, जबकि मोहम्मद तुगलक कहता है कि वह निम्न कुल के उत्पन्न व्यक्ति से घृणा करता है। गुजरात मुल्तान बदायूं के उसके नियंत्रण में दिए गए, यानी कि नज़मा के नियंत्रण में कौन कौन से थे? गुजरात, मुल्तान और बदायूं। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग के बड़े सूबों का प्रशासनिक किस प्रकार दे दिया। तो ये बर्नी लिखता है, ये चीज़ याद रखिए आप, और ये बिल्कुल सही कोटेशन है। सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो, प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उसे खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा। सुल्तान ने फारसी राजतंत्र परंपरा को आत्मसात किया। तो हम पढ़ते हैं कि जो फारसी परंपरा लेके आया है वो इल्तुतमिश था मोस्टली, यानी कि जो फारसी से प्रभावित था, बलबन भी था और इल्तुतमिश भी था। उसने भारतीय प्रवेश के अनुसार ढाला और अदाब उस सलातीन, मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाया था, ईरानी राजतंत्र के संबंध में थी और जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लड़ाई था। तो ये इल्तुतमिश के बारे में बताया गया है, इल्तुतमिश ने ऐसा किया था। किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? तो ये दोनों आदेश पारित किए थे, सिकंदर और फिरोज तुगलक ने, यानी कि बी और डी इसका राइट आंसर है। 42 देखिए, निम्न वक्तव्य जो दिए गए हैं, बलबन ने महत्वपूर्ण एकताओं में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, बिल्कुल सही है, जिसका जो चयन था मुतसरफ, यानी कि मुतसरफो पद होता था उसमें से किया जाता था। यह एक दीवानी अधिकारी था, उसका कार्य क्या था? लेखा और रिकॉर्ड रखना था मुतसरफ के बारे में, और इसी में से ही ख्वाजा की नियुक्ति होती थी। इस पद में से ही वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण दर्शाती थी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं और सही व्याख्या इसकी ये कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपने याद रखना है। अकबर के अमीरों से संबंधित निम्न कथनों में से वक्तव्य सही नहीं है। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसने अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासनी ही अमीर शामिल थे, तो ये सही है। 1561 से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की और उसने अपने पैतृक स्थानों को मनसब के रूप में अवज का अधिकार दिया। तो ये आमेर राजा था आमेर का भारमल, उसके पुत्र को उसने भर्ती किया था सबसे पहले अपने, यानी कि मनसबदार भी बनाया था उसने। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। साथ ही वह शेख ज़्यादा भारतीय अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया था, यानी कि उसने समानता की नीति चलाई थी। उसने अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए उनकी जागीरें वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया, और साथ ही घुड़सवार के साथ नियमित रख रखाव का सुनिश्चित करने के लिए दाग प्रथा और उपस्थिति नियम संबंधी सख्ती से लागू किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखिए, कबीर की रचनाओं के संबंध में कौन से वक्तव्य जो दिए गए हैं इसमें वो सही है। तो कबीर की रचनाओं के संबंध में देखिए, सबसे पहले कबीर पंथियों द्वारा रचित रचित कबीर के पदों का सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रह जो है बीजक है, ये बिल्कुल सही है, जो आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है, बिल्कुल सही है। यानी कबीर की रचनाएं क्या है, आदि ग्रंथ में ली गई हैं, जो बीजक से ली गई हैं। पंजाबी परंपरा के बावजूद दादू पंथियों द्वारा जो पंचवानी में रचित कबीर के पद जो हैं परीक्षाकृत क्या है, कम प्रमाणिक है। पंजाबी परंपरा यानी कि जो आदि ग्रंथ है उसके मुकाबले जो पंचवानी के अंदर जो कबीर के यानी कि जो पद मिलते हैं वो प्रमाणिक कम लगते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और जो साल्ट वार्ड विल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक अग्रहों से मुक्त है, बिल्कुल सही दिया गया है। और ये डेविड लॉरेंस का मानना है कबीर के सभी 3 प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं। तो ये 4 के 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 4 इसका राइट आंसर है। 45 देखिए, इनको आपस में मैच करना था। तो चूड़ीदार जो पेच और धातु के बारे में थियोना जानकारी देता है, सिलेंडर पिस्टन के बारे में मानसिक आता है, और साबुन के बारे में यानी कि चरखे का उल्लेख तो मिलता है इसामी की रचना में, साबुन का उल्लेख मिलता है सीरत फिरोज शाही के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 इसके हिसाब से, यानी कि डी का 4
सी का जो 4 है तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्यकाल में दाम तो तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपये चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों का विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। तो ये दिया गया है सही। तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य क्षेत्र के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में। तो ये गलत दिया गया है, ए इसका सही है, आर इसका गलत है। तो आर गलत है और ये सही है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर। एक शाही फरमान द्वारा इनमें से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जगीर में मकराना संगमरमर के प्रयास से रोका गया था? तो ये था मिर्ज़ा राजा जय सिंह को रोक दिया गया था मकराना संगमरमर के यूज़ को, कि शाही लोग इस पत्थर को यूज़ कर सकते हैं कि आप नहीं। तो युगम जो सुमेलित नहीं है तो वो हमें देखना है। निकोला कौंट इटली का था, निकितिन रूस का था, इब्न बतूता मोरक्को का था, अब्दुल रज़ाक जो समरकंदी था ये समरकंद का था, सीरिया का नहीं था। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं पौधों और लोगों के बारे में लिखा था। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है दोस्तों, क्योंकि पशुओं पेड़ पौधों के बारे में बाबर लिखता है अपनी बाबरनामा के अंदर जो तुर्की में है, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीर बनाने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि इसके पास चित्रकार तो थे एक दो, लेकिन उसने ऐसी कोई चित्रकारी वगैरह नहीं की। तो ये जो परदादा और प्रपुत्र की जो है, यानी कि जहांगीर का प्रपुत्र जहांगीर, यानी कि बाबर का जो प्रपुत्र होगा वो जहांगीर होगा। तो ये इसका राइट आंसर एक है। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग जो था हरम के अंदर रखा था और हरम की महिलाओं से सोने से पहले उसकी पुस्तकों को पढ़कर सुनाती थी? तो ये अकबर था। और अकबर दोस्तों, इससे हमें आइडिया लगा सकते हैं ये अकबर क्योंकि अनपढ़ था इसलिए उसको लेडीज़ सुनाती थी। एक मुग़ल बादशाह ने रूढ़िवादी और धर्मी प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह सीखने का एक सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान पर रख दिया, जो गूंग महल के नाम से जाना जाता है। वह मुग़ल बादशाह कौन था? तो यह दोस्तों अकबर था, जिसने प्रयोग किया था बच्चों के ऊपर। उसने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रख दिया था, कई बच्चों को, तो और अपनी दासियों को और जो उनकी सेवा में लगे हुए थे उनको उसने ये बोल दिया था कि आपने कुछ भी बोलना नहीं है इनके पास जा कर के, इनकी ऐसी ही देखभाल करनी है। तो जब वो 3-4 महीने बाद देखता है कि बच्चे, पता नहीं उसने कुछ टाइम पीरियड तक रखा था उनको, 3 महीने 6 महीने, तो बच्चे कोई भी ज़ुबान नहीं बोल पाए, यानी कि वो गूंगे थे पूरी तरह से। और हमें भी इस चीज़ का पता है कि जब तक हम बच्चे के साथ व्यवहार या नहीं करते तब तक बच्चा कुछ नहीं बोलता, यानी कि अनुसरण करता है बच्चा स्टार्टिंग में माता पिता का, परिवार का। तो ये यूज़ किया था अकबर ने। अकबरनामा में जो चित्रित जो पांडुलिपि की जो विशेषताएं हैं उनमें से कौन सी हैं वो हमें देखनी है। तो अकबरनामा की जो मुग़ल चित्रकारी में अक्सर एक ही चित्रकार के दो, यानी कि एक ही चित्र के दो चित्रकार संबंध थे, यानी कि 2 चित्रकारों ने इसमें चित्रकारी की थी। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक ही चित्रकार द्वारा की जाती थी, ये बिल्कुल सही है। दोनों सहयोगी केवल पेट्रोट को पूरा करते थे, बिल्कुल सही है। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पेट्रेट 3 भिन्न चित्रों द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि चारों सही हैं। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ABCD। निम्न चित्रकारों में से कौन से जो थे जहांगीर के दरबार में थे? तो अबुल हसन तो था ही, क्योंकि इसने जो जहांगीर की जो जीवनी थी उसका जो फ्रंट पेज था वो चित्र इसने बनाया था, तो इससे हमें आइडिया लग सकता है। बी देख लेते थे। तो उस्ताद मंसूर भी इसी के दरबार में था, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल समद और जो मीर सैयद अली थे अकबर के दरबार में थे। इनमें से कौन से जो वक्तव्य है वो सही है 54 में? तो अपने साम्राज्य यानी कि स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सुल्तानतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम था, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया शिवाजी ने। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, थोड़ा धक्का तो ज़रूर लगा, लेकिन उनके पुत्र शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया। बिल्कुल सही बात है ये। मराठा सरदारों ने शक्ति से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया और इसे ना दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूट मार का शिकार होना पड़ता था। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है मराठा शक्ति के बारे में।
शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य जो स्वीकार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ भी मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर है। 55 देखिए, कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद उनमें से किस बादशाह ने अपने शासन के 6वें वर्ष में आदेश दिया, यानी कि 6th ईयर में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह जो है सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा। उसका मानना था कि आमोद प्रमोद का शौक पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। तो यह बादशाह जो था औरंगजेब था, ये आपने याद रखना है। और अब हम इनको करना है सेट, कौन किस टाइम पे बनी बिल्डिंग है इनमें से, यानी कौन सी चीज़ किसने पहले बनवाई। तो सबसे पहले इसमें जो आएगी शेरशाह सूरी का मकबरा, जो 1540 से लेकर के 1545 के बीच में बना था। सहसा राम ने, मीर मोहम्मद अलीवल खान ने इसको बनाया था, ये भी आपने याद रखना है, मीर मोहम्मद अलीवल खान। और जो उसके बाद आएगा बी, यानी कि हुमायूं का मकबरा, हाजी बेगम ने इसे बनवाया था 1565 से 1572 के अंदर ये पूरा हुआ था अकबर के टाइम पे, लेकिन बनवाने वाली इसकी माँ थी, लेकिन अकबर के टाइम में बनाया तो अकबर इसका नाम आएगा बनाने वालों में। और थर्ड पे जो आएगा वो आएगा चार मीनार हैदराबाद, यानी कि 1591 के अंदर बनी थी। गोल गुंबद जो बीजापुर का है, मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था 1626 से 1646 के अंदर ये पूरा हुआ था। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनको मैच करना था कौन सा क्या है। तो जो भद्रक होता है वो होता है दिगंबर मंदिर प्रबंधक को बोलते हैं भद्रक, और जो झुल्लुक होते हैं वो होते हैं दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था को बोलते हैं झुल्लुक। और श्रावक होता है जैन उपासक को श्रावक बोलते हैं। यति होता है श्वेतांबर भिक्षुक जो धार्मिक दिनचर्या का अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम्स के लिए, आपको अच्छे से इनको देखना है। 58 देखिए, गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। तो ए यहाँ पे गलत है दोस्तों, क्योंकि अमरदास ने जो अधिकार था उसमें चेंज ला दिया था। और नीचे इसके बारे में पढ़िए एक बार, उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया, और इस प्रकार गुरु का पद जो था वंशानुगत बना दिया। तो ये था गुरु अमरदास के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। पुरानी प्रथा को उन्होंने त्याग कर नई प्रथा ये चला दी थी, ये नीचे दी गई है, ये इनके बारे में ही यहाँ बात हो रही थी। सरिंदाकर्मण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है चीज़ें। नया कैलेंडर भी चलाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है इसी क्वेश्चन के अंदर से, क्वेश्चन कई बार निकल सकता है। और जो किन गुरुओं के उन्होंने सिक्के चलाए थे, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के उन्होंने चलाए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अब इनमें सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो निज़ामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी अकबर के टाइम की, खफ़ी खान की है मुंतफ उल लबाब, तो ये इनकी रचना नहीं है। मासिर आलमगिरी है दोस्तों साकी मुस्तैद खान की, साकी मुस्तैद खान। अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाह नामा, मोहम्मद काजिम की आलमगीर नामा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स याद रखनी है आपने। जो पढ़िए एक बार, कथन ए को अकबर की जो भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नकद उगाही के विस्तार का इच्छुक था, तो इस क्षेत्र में वह किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं था, तो उसने ऐसे करने कठोरता से किया, ऐसा कठोरता वगैरह कुछ नहीं किया उसने, तो ये गलत हो जाएगा। अकबर के इन सुधारों को शाह मसूर टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में इससे क्या हुआ, बिहार के अंदर और बंगाल में विद्रोह भड़क उठा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आर सही है, एक गलत है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 देखिए, हुंडी के निमित्त जो नकद भुगतान पर छूट की दर थी मध्यकाल में जानी जाती थी, तो इसको बोलते थे आंट। इनको आपस में मैच करना है, यानी कारीगर और आधुनिक जो अभिधान है उसके हिसाब से। तो आहक पुजान होता है चूनगर, और खिस्त मालन होता है राजगीर, और परचिनकार होता है नक्काश, सुरखोब होता है ईंट तोड़ने वाला। तो इसके हिसाब से 4 इसका राइट आंसर हो रहा है। तैमूर के घराने में के संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोधी काल में से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में कोई भी घनिष्ठ
आत्म संयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। खफी खान जानकारी यहाँ दे रहा है औरंगजेब की, क्योंकि ये कई टाइम पे क्या था, 5 टाइम नमाज़ पढ़ता था, नशा नहीं करता था, एक पत्नी थी इसकी। तो ऐसा कुछ है इनके बारे में, पत्नी तो शायद एक ना हो, लेकिन ऐसा कुछ है इनके बारे में, आप ज़रूर पढ़िए उसको। उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति व प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया। तो ये कौन थे? तो ये थे बर्टनस्टीन और फ्रैंक पर्लिन। बर्टनस्टीन तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आद अनुवांशिकता का सिद्धांत विजयनगर के बारे में दिया था। तो ये तो था ही इसके अंदर। फ्रैंक पर्लिन ने भी कुछ इसके बारे में बोला है, मध्यकाल के बारे में, तो वो आपको मैं आगे अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। $66 देखिए, बुक्स को यहाँ पे हमें मैच करना था। तो पी सरन यानी कि जो परमात्मा सरन की बुक है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट्स ऑफ मुगल मोरलैंड की है, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। और जो आगे बुक्स दी गई हैं इसके हिसाब से मैच कर लेते हैं इनको, यानी कि बी का 1 और सी का जो दिया गया है 2, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 एम अतहर अली की हो जाएगी। द मुगल नोबेलिटी अंडर दी औरंगज़ेब, तो इसके हिसाब से 4 आंसर हो जाता है। तो डुप्ले की अवज्ञा कर ला बुर्दोनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे कौन सा कारण इसमें से नहीं था? जो कारण थे वो देख लेते हैं, जो नहीं था वो भी देख लेते हैं। डुप्ले की सत्ता के समक्ष आत्मसमर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जिताना, तो ये बिल्कुल सही है। डुप्ले की सत्ता के समर्पण न कर स्वतंत्रता को जिताना। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से समय के लिए उससे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही बात है, संभवतः है, हो सकता है उससे कोई उपहार मिला था। ला बुर्दोनो ने पहले ही अंग्रेज़ों को फिरौती के बदले मद्रास देने का वचन दे दिया था, ये भी सही है। 4 गलत हो जाएगा, फ्रांस की ग्रेड से ऐसा कुछ नहीं था। किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियाँ जो शब्द का यूज़ हुआ है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का यूज़ हुआ है, तो वो था 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। 69 देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थिति के बारे में लिखा है कि इस क्षेत्र की भूमि जो भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो ये लिखा था होल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत के बारे में। वक्तव्य दिए गए हैं 2, इनको देखना है। 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने ही शिरकत की। इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरी तरह से सिर्फ आदिवासी ही थे जिन्होंने शिरकत की थी विद्रोहों में, जो 1857 से पहले हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण राजनीतिक स्वायत्तता, स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। तो बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। तो ये सही है और RA की सही व्याख्या है, क्योंकि भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ने लग गया था। जो भी ग्रामीण एरियाज़ के अंदर जो भी ट्राइब का यानी कि आदिवासी वगैरह रहते थे, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था इस चीज़ का। तो इस करके उन्होंने आंदोलन वगैरह चलाए थे, ना कि आम जनता ने। सबसे पहले आदिवासियों ने चलाई थी ये चीज़ें। तो बुक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही ही रिपीट हो जाएंगी इनमें से 1-2, तो ये चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है। सर जॉर्ज मैक्यूम की यहाँ बुक्स मैंने मैच कर रखी है। द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव यहाँ पे बुक है उनकी। और ए का जो है 3rd है विलियम के द हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वॉर। ये दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम यानी 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय ऑफ इंडिया, यानी कि 1857 की जो क्रांति है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे कोटेशन हो कोई भी 1857 को लेकर के, या कोई भी बुक्स हो जो 1857 के ऊपर लिखी गई हैं, हर बार क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। और मालसन की बुक है जो है इंडियन म्यूटनी इन 1857। थॉमसन की जो बुक्स हो जाएगी वो द अदर साइड ऑफ द मेडल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इनको अच्छे से याद करना है हमें। 3rd नहीं दोस्तों, इसका 1 राइट आंसर होगा, 3rd नहीं है, 1 होगा।
इनमें से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था, यानी कि जो कौन सा इनमें से 3 में से 4 में से ओरिएंटलिस्ट नहीं था, तो ये इनमें था चार्ल्स ट्रेवलियन नहीं था। बाकी ये 4 थे, ये भी था, ये भी था और ये भी था, ये 3 थे, ये नहीं था। इनमें से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? तो ये थे जमाल अल दीन अफ़गानी ने क्या किया था, मुसलमान विचारक था ये, उलेमाओं को स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस से सहयोग करने के लिए तैयार किया था जमाल अल दीन अफ़गानी ने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ज्योतिबा फूले के द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। फूले ने समानता और तरंग संगता नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, बिल्कुल सही है। फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज से भी बाहर रखा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हिंदू समाज से बाहर अपने आप को नहीं रखा था कभी भी, ये गलत है। फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों का स्वीकार कर दिया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। इनकी बुक्स भी आपको याद करनी है, जो भी इनकी बुक्स हैं फूले की, हर बार आती हैं दोस्तों। कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको दयालु क्लीमेंसी बोला गया है? तो ये बोला गया है लॉर्ड कैनिंग को। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके बारे में ये। जो ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं था दोस्तों, ये क्वेश्चन इन्होंने उठाया है यहाँ पर NCERT के अंदर से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 76 देखिए, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे? तो ये RC दत्त ने लिखे थे कर्जन को। राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता मदर इंडिया 1904-5 के अंदर किसका चित्र, यानी कि जो प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के रूप में आया था, तो ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता का जो चित्र था अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। 78 देखिए, महात्मा गांधी ने लिखा है स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। तो ये बिल्कुल सही बोला है उन्होंने इनके बारे में। महात्मा गांधी का विचार था स्वदेशी सिद्धांत था जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी कि प्रेम में निहित है। तो बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन ये कारण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये हमने जो राष्ट्रवादी महिला और उनके कार्यकलाप को मैच करना था। सरोजिनी नायडू ने क्या किया था, धरासना में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, साथ में गांधी के लड़के थे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हुई थी, हिंसा हुई थी, यानी कि बंदूकों की जो मूठ होती है आगे लोहे का वो लगा होता है, उससे इन पर अटैक किए गए थे। यानी कि तो वेब मिलर भी था शायद इसके अंदर, जो पत्रकार था, उसने इस कांड को दर्शाया था और कहा था कि ऐसा मैंने कहीं भी दृश्य नहीं देखा किसी भी आंदोलन में जो जितनी हिंसा यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। उषा मेहता जो है वो भूमिगत होकर के उन्होंने क्या किया था, गुप्त रेडियो का संचालन किया था, यानी कि रेडियो चलाई थी। जो लक्ष्मी स्वामीनाथन है जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, इनके नाम से एक वहाँ पे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग से कोई विंग बनाई थी। अरुण आसफ अली जो थी भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो 2 इसका राइट आंसर है इसके हिसाब से। मार्च 1914 में जो कामागाटा मारू जो था एक जहाज़ था जिसको किराए पर लिया था, एक सरदार जी थे, उनका नाम अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने लिया था गुरदीत सिंह जी थे, हाँ गुरदीत सिंह जी थे। तो उन्होंने ये किराए पर ले लिया था भारतीय प्रवासियों को उतारने के लिए। किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया था इसके ऊपर, तो एक कनाडा ने लगा दिया था, तो इसको वापस इंडिया लौटना पड़ा था कई दिन का सफ़र तय करने के बाद। और वहाँ पर भी क्या किया था, इनको पकड़ लिया गया था, जो भी वहाँ उतरा था, बज पर ये उतरे थे, तो इनको ले जाकर जेल के अंदर ठूस दिया गया था। और लेकिन कई जो थे यात्री थे वो भाग गए थे, और उनको जो है पंजाब के ज़्यादा वो मोस्टली वो यात्री थे, और पंजाब के अंदर जब वो जाते हैं तो उनका वहाँ पर विरोध किया जाता है, यानी कि जो
गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो वहाँ पर थी, तो उसके अंदर अंग्रेज़ों के ही व्यक्ति थे। उन्होंने गुरुद्वारों के अंदर अनाउंसमेंट करवा दी थी इनको लेकर के, तो वो भी मैं आगे आपको स्टोरीज़ की सुनाऊँगा। काफ़ी अच्छा स्टोरी है इनकी। 81 देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का जो रुख अपनाए जाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं का कालानुक्रम अनुसार व्याख्या करना है हमें। जो मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने का उद्देश्य था, तो इसमें हमें इनको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा राजाजी फार्मूला, फिर हुई थी जिन्ना वार्ता, फिर हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, भूलाबाई और लियाकत समझौता। तो डी इसका राइट आंसर बन रहा है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू की याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, ना कि कांग्रेस को, यह आग्रह किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध का ध्यान रखे। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को ही शामिल करें, ये कहा था गांधी ने। और गांधी ने ही कहा था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पीसी महालनोबिस योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को इनके नाम से भी जाना जाता है। आखिर में प्रबोधन क्या है, यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले गया। और 17वीं जो शताब्दी है, वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। तो ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये बुक्स हैं, इनको आपस में मैच करना था। ग्रांड ऑफ हमें पता है कि मराठास के ऊपर काम किया है। और इसका जो राइट आंसर एक बार देख लेते हैं, ए का 2 दिया गया है, यानी कि जो डी है, डी का राइट आंसर दिया गया है 3rd, तो सही हमने बताया है इसको। और ए का जो आर कानूगो है, उसकी बुक्स है द हिस्ट्री ऑफ द जाट्स, रघुबीर सिंह की है। 4 यानी मालवा इन ट्रांजिशन, और कनिंगम ने किया है द हिस्ट्री ऑफ 6। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 86 देखिए, प्रबोधन जो शब्द है उसके बारे में सही चीज़ें देखनी है। प्रबोधन शब्द 18वीं शताब्दी के उस बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व का बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। बिल्कुल सही दिया गया है ये। और प्रबोधन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियादी एवं नए मानव समाज एवं अन्वेषण की नज़र से निर्माण करना था। प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा की आलोचना और अन्वेषण की नज़र से देखा। तो ये तीन तो बिल्कुल करेक्ट है इसके बारे में, प्रबोधन के बारे में, क्योंकि इन्होंने आलोचना की थी पूरे इतिहास के ऊपर। प्रबोधन काल जो है तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था। तो ये भी सही दिया गया है, लेकिन प्रबोधन के बारे में जो सेकंड कोटेशन है वो गलत दी गई है। 87 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था अमृतसर के अंदर 1919 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंध नहीं रहे? तो ये नहीं रहे द लीडर से। द लीडर दोस्तों मदन मोहन मालवीय का पेपर है, हरिजन भी इनका है, गांधी जी का है, यंग इंडिया भी इन्हीं का है, ओपिनियन भी इन्हीं का ही है। तो ये नहीं था। और 4 इसका राइट आंसर है। 89 देखिए, कथन दिए गए हैं, अपने नाम के बावजूद जो हिंदू कोड बिल था हिंदू जाति और मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया जाना था। बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि तीनों जो धर्म हैं हिंदू धर्म से निकले थे, तो इनके ऊपर भी लागू हुआ ये। स्वतंत्रता के जो पश्चात जो समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में क्या था, नेहरू और अंबेडकर ही थे। तो ये बिल्कुल सही बात दी गई है। और जो है आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है।
चीज़ें दोनों सही हैं, इनको आपस में मैच करना था। डी के कर्वे जो है अनाथ बालिका से संबंधित था। वीरेशलंग जो ये राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। और दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम के अंदर ये आया हुआ है, सेम क्वेश्चन 2021 में जो अभी पेपर हुआ है उसके अंदर डेट्स दी गई थी, इनको मैच करना था। और जो पंडित रमाबाई जो हैं वो संबंध रखती हैं शारदा सदन से, और जो जी रमाबाई रनाडे सेवा सदन से संबंध रखती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 4। एक बार देख लेते हैं, ए का 2 और डी का 4, डी का 3, हाँ इसका राइट आंसर 4 रहेगा दोस्तों। पुनर्जागरण काल के बारे में क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लास की प्रारंभिक जो सामग्री थी पूरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। ये सही हो जाता है यहाँ पे। पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देसी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्ष की प्रक्रिया में तेजी आई। ये दोनों सही हैं, लेकिन और एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय गायक जो पंडित विष्णु दिगंबर पुसलकर ने 1901 के अंदर पहला गंधर्व विद्यालय कहाँ खोला, महाविद्यालय, तो इन्होंने खोला था लाहौर के अंदर। और उसके बाद इन्होंने 1908 के अंदर बॉम्बे में दूसरी ब्रांच खोली थी। और ये क्या थे, संगीत बाल प्रकाश इनकी क्या था बुक है। उत्तराधुनिकतावाद के बारे में सही कथन जो नहीं है वो देखना है। उत्तराधुनिकतावाद ने मानवता की एकता, समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। सही है ये। उत्तराधुनिकवाद विज्ञान को सत्य का प्राय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली धारणाओं को अंतिम निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। उत्तर आधुनिकतावाद में अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं धूमिल पड़ने लगी और मानवीय अध्ययन के केंद्र में नारीवाद, नृविज्ञान, नागरिक संस्कृत अध्ययन जैसे विषय आ गए। बिल्कुल सही दिया गया। उत्तर आधुनिकवाद आलोचना से असत्य, भांड्या, बाधा, विचिन्ता और क्रमभंगता जैसे विषय दोस्तों सही दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा इसको। 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत में निजी कंपनियों को निवेश कर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया गया, तो ये मद्रास के अंदर ये चीज़ की गई थी। 1960 के दशक की ये बात हो रही है, निजी कंपनियों का प्रवेश हुआ था मद्रास के अंदर। भारत में उपाश्रय अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्न से कौन नहीं है। उपाश्रय में सबाल्टर्न आ जाएंगे, इनको सबाल्टर्न बोलते हैं, सबाल्टर्न स्टडी। तो दीपेश चक्रवर्ती इसमें नहीं, इसमें है, गायत्री चक्रवर्ती भी हैं और शाहिद अमीन भी है। रामचंद्र गुहा इसके अंदर नहीं आएंगे, ये अन्य किसी से संबंध रखते हैं, तो आप इसको सर्च कर लीजिए किससे संबंध रखते हैं। तो इसमें बुक्स हैं, बुक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस टाइम पे। तो ये देखिए आप, बेनेडिक्ट एंडरसन की जो है एमिनीज कम्युनिटीज़ है, और एनरेस्ट गेलनर की जो है नेशन एंड नेशनलिज्म, एरिक चे होप्सम की जो है नेशंस एंड नेशनलिज्म इन 1870, ई कैडोरी की है नेशनलिज्म 1960। तो 3 इसका राइट आंसर है। वक्तव्य जो देखने हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पत्ती एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य और औचित्य का अनुकूलन करते हैं। सही दिया गया है। ये ज्ञान का शास्त्र होने के कारण या प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है, इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता। तो ये सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 98 देखिए, किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा और उन्हें परिभाषित करना समस्या का मुद्दा है। भारत के विषय में ऐसा विशेषकर ऐसा ही है। तो दोस्तों ये एक कोटेशन आई थी, तो ये बोला था विपिन चंद्रा ने नहीं बोला है, ये बोला है तप्पुन राय चौधरी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा तप्पुन राय चौधरी। 98 देखिए, रांके के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। 99 हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो रांके के बारे में जो दिया गया है इसमें देखना है, में सत्य जो नहीं है। रांके ने इतिहास की प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा और इसका जो अध्ययन है शिक्षण के उद्देश्य के लिए है, ये कहा। तो ये सही है। रांके ने इतिहासकारों को सलाह दी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्य कारण प्रभाव के रूप में व्याख्यायित
करने तथा ऐतिहासिक नियम की तरह पेश करने से बचे, ये राके ने कहा है। तो थर्ड यहाँ पे गलत दिया गया इसके बारे में। इतिहास और इतिहास लेखन की पत्ति के संबंध में राके का जो अवधारणा है वस्तुनिष्ठ थी, मूल्य निर्णय से मुक्त थी, तो ये सही दिया गया है। तो आपने चीज़ें याद रखनी है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है थॉमस पेने के द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो ये इसकी नहीं है। कॉमन सेंस, द राइट्स ऑफ मैन, द एज ऑफ रीजन, ये तीनों बुक्स कॉमन जो थॉमस पेने की हैं। सेकंड वाली नहीं है, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।